निबंध के श्रृंखला में आज का टॉपिक है राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं स्थिति। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अब तक समाज में पितृ सत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है। यह न केवल महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है, अपितु राजनीति के प्रवेश के द्वार की बाधाओं की तरह काम करता है। लेकिन राजनीतिक दलों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के बावजूद मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी 90 के दशक के अंत से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि चुनावों के विभिन्न स्तर पर महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण किया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आज़ादी के 6.5 दशक बाद भी इसमें असमानता क्यों है। प्राचीन काल से ही बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी महिलाएं दुर्भावनाओं का शिकार होती रही हैं। परंपरागत रूप से धार्मिक मान्यताओं से ग्रसित हमारे समाज में महिलाएं निश्चित रूप से ही दुख की पर्याय है। यहाँ तक कि हमारे नीति निर्धारक मनु का कहना है, पिता रक्षति कौमार्या भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थवीरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र महति। अर्थात बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, युवा अवस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। इसलिए स्त्रियां स्वतंत्र के योग्य ही नहीं है। मनु की ऐसी मान्यताओं से कूट कूट कर भरा हमारा पुरुष प्रधान समाज जब महिलाओं के हित की बात करता है तो यह सर्वथा चौंकाने वाली बात प्रतीत होती है। सच्चाई तो यह है कि महिलाओं के शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि किसी भी क्षेत्र में अब तक उत्थान का अपेक्षित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। और ऐसे केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति एक समान है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर दो बातें सामने आती हैं। क्या उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और यदि मिलना चाहिए तो क्यों? क्या उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है, और यदि आवश्यकता नहीं है तो क्यों? इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि वर्तमान समाज में दो वर्ग हैं, सुधारवादी तथा विकासवादी तथा रूढ़िवादी। सुधारवादी वर्ग द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं को राजनीति के साथ अन्य क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से हमारे समाज का पर्याप्त विकास असंभव है। दूसरी ओर रूढ़िवादियों का मानना है कि महिलाओं के घर से बाहर आ जाने के बाद उसका बुरा प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था में घर को संभालने का दायित्व महिलाओं पर है, और उनके घर के बाहर आने की यह व्यवस्था ही टूट जाएगी तथा समाज के विकास की नींव भी कमजोर पड़ जाएगी। यदि सूक्ष्मतापूर्वक देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुधारवादियों और रूढ़िवादियों दोनों के तर्क में सत्यता है, परंतु यह ध्यातव्य है कि क्या महिलाओं को हमेशा चार दीवारियों के अंदर ही कैद रखा जाएगा? हमारे समाज में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब महिलाओं ने पारिवारिक दायित्वों को संभालते हुए भी सक्रिय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय सभ्यता के इतिहास में सर्वाधिक विकसित समाज संभवतः ऋग्वैदिक काल में ही था। इस समय समाज में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, शिक्षा से लेकर राजनीति तक। इस काल में महिलाएं वैदिक ऋचाओं के सृजन से लेकर सभा और समिति जैसी सर्वोच्च राजनीतिक संस्थाओं में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाती थी। परंतु दुर्भाग्यवश वैदिक काल का ऐसा आदर्श उपस्थित होने के बावजूद हमारे देश में महिलाओं को दबा कर रखने की प्रवृत्ति क्रमशः विकसित होती चली गई। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते उनके सभी अधिकार छीन लिए गए, उन्हें पुरुषों का भोग्या बना दिया गया तथा मध्यकाल में पर्दा प्रथा के प्रचलित हो जाने के बाद तो उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई। वे अपने अधिकारों के लिए किसी प्रकार से आवाज़ नहीं उठा सकते थे। आवाज़ उठाने पर उन्हें विविध प्रकार से सताया जाता था। आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग खुला। पाश्चात्य समाज में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से आचरण विचरण का अधिकार मिला और उन्होंने जल्द ही अपनी स्थिति सुधार ली, परंतु उनकी स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। पुरुषों के हाथों की कठपुतली तो वे अभी बनी हुई है। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां महिलाओं का 10% प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। इस संदर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि पाश्चात्य देशों में राजनीति में सहभागिता के प्रति महिलाओं में सक्रियता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ राजनीति का स्वरूप ही बहुत अलग है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात सबसे पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने उठाई थी।
परंतु अचानक उनकी मृत्यु हो जाने से महिला आरक्षण की बात वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद विभिन्न दलों की सरकारें बनी और समय समय पर महिला आरक्षण को संसद में पेश करने की कोशिश की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने सन 1996 में अपने कार्यकाल में इसे लोकसभा में पेश किया और ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए एक ही रात में बहस कर उन्हें पास कर देने की घोषणा कर दी। उस समय भाजपा की उमा भारती ने नए विवादों को जन्म दिया कि इस विधेयक में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कर दिया जाए। उनके इस विवाद का सभी दलों ने साथ दिया। फिर इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रवर समिति ने संसद के दोनों सदनों में अपना प्रतिवेदन 9 दिसंबर 1996 को प्रस्तुत किया। समिति इस बात से पूर्णतः सहमत थी कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण मिले। उसमें समिति ने मूल विधेयक के लिए आरक्षित सीटें 1/3 से कम नहीं के स्थान पर 1/3 के निकट कर दिया जाए। समिति ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रस्तावित कुल 33% में से ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। समिति ने सिफारिश की इसके लिए सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देने पर विचार करे ताकि उन वर्गों की महिलाओं को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सके। इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने स्वयं सदन में पेश करना चाहा, लेकिन उन्हें की पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव ने उन्हें बोलने से रोक दिया। अंततः उस समय भी यह विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया। चुनाव के पूर्व भाजपा ने 33% आरक्षण दिए जाने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी ने चूंकि विधेयक की कल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी ने की है, इसलिए इसे पास करने में पूरा सहयोग करने का वचन दिया, किंतु व्यक्तिगत बात करने पर भी किसी दल का सदस्य इसे पारित करने का पुरजोर विरोधी है। शाहबानो प्रकरण में स्वर्गीय राजीव गांधी पर महिला हितों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगा था। उसकी भरपाई के लिए उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन करने का फैसला किया था। उसके बाद ही स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की बात चल पड़ी और 1992 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। उसके आधार पर विभिन्न राज्यों में कानून बनने के समय महिलाओं को प्रतिनिधित्व में स्थान आरक्षित किए गए और उसमें पिछड़े वर्गों की महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में और दलित वर्गों की महिलाओं को स्थान मिला। अल्पसंख्यक को इसलिए आरक्षण नहीं दिया जा सका क्योंकि उसकी कोई संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं थी। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को प्रभावकारी तरीके से हासिल किया गया। विश्व की तुलना में भारत में सर्वाधिक महिला स्थानीय निकायों में चुनी गई है। संविधान ने पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की व्यवस्था की है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व 42% तक बढ़ा है। इसके द्वारा लिंग संबंधी समीकरणों में नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व की रूपरेखा बदली है। पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के साथ साथ महिलाओं एवं सहायता समूहों के आंदोलनों ने भी महिलाओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। 27 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का अनुमोदन किया। कई राज्यों ने पंचायतों में सरपंच एवं सदस्यों के निर्वाचन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश शामिल है। इसके पश्चात भाजपा सरकार द्वारा इस बिल को जब संसद में पेश किया गया तो कुछ भिन्न और विचित्र स्वरूप देखने को मिला। महिला आरक्षण विधेयक के विरोधियों ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश तो नहीं ही होने दिया, बल्कि उन्होंने इसके विरोध में कुछ ऐसा रुख अपनाया जिससे संसद की गरिमा धूमिल हो गई। वर्ष 1999 में जब कानून मंत्री राम जेठमलानी ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करने की कोशिश की तो उनके हाथ से पेपर छीन लिए गए। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मामला पुनः राजनीतिक दलों के मध्य तीव्र मतभेद के कारण एक बार फिर टल गया। इस बार आरक्षण विधेयक को टालने में प्रमुख भूमिका निभाई सपा और राजद के अध्यक्ष क्रमशः मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने। ये नेता पहले वर्तमान प्रारूप में ही इस विधेयक को समर्थन दे रहे थे, जबकि इनकी मिलीजुली सरकार सत्ता पर काबिज थी, परंतु बाद में इन्होंने यह शर्त रख दी कि तब तक महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि 33% आरक्षण का 1/3 भाग अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षित नहीं हो जाता। यानी आरक्षण में आरक्षण की मांग की इनकी वर्तमान नीति है और इस पुरुषसत्तात्मक देश में इसके विरोध के लिए कल कुछ और मांग उठाई जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि उसका स्वरूप इनसे भिन्न होगा। वर्ष 2005 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने एक बार फिर संसद एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण से संबंधित महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया।
इसमें अन्य प्रावधान तो पूर्ववर्ती थे, किंतु सरकार ने विधानमंडलों की वर्तमान सीटों की संख्या में 1/3 वृद्धि कर एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किंतु इस प्रस्ताव पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई और विधेयक हमेशा की भांति एक बार पुनः गिर गया। सन 2008 में कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने रेणुका चौधरी जैसी कांग्रेस की तेज तर्रार महिला मंत्री के माध्यम से राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया, लेकिन यह अभी लंबे अवधि तक राज्यसभा में लंबित रहा। अंततः करीब 1.5 दशक से लटके महिला आरक्षण विधेयक को 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित कर इतिहास रच दिया गया। हालांकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के प्रावधान वाले बिल पर उच्च सदन ने भले ही एक के मुकाबले 186 वोटों से मंजूरी दे दी हो, लेकिन सपने का पूरा होने के लिए लोकसभा में से पारित कराना एक बड़ी चुनौती होगी। जहाँ तक राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का प्रश्न है, तो वर्तमान समय में न केवल विकासशील देशों में अपितु विकसित देशों में भी इनकी स्थिति दयनीय है, बल्कि इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक दयनीय है। राजनीति में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी स्कैंडिनेवियाई देशों में है। स्वीडन में सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी है, जबकि सबसे कम मोरक्को में है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ अब तक संसद में महिलाओं का समागम प्रतिष्ठित ही रही है। एशियाई देशों में चीन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। राजनीति में अपने पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग जब महिलाओं द्वारा की जाने लगी, तब प्राचीन काल से एक छत्र राज करने वाले पुरुषों को अपनी सत्ता डोलती नजर आने लगी और उन्हें दबाने के अनेक प्रकार के प्रयत्न शुरू कर दिए। राजनीतिक दलों में कुछ ने तो महिलाओं के पक्ष में और कुछ ने महिलाओं के विरोध में अपनी नीति निर्धारित कर ली। इससे राजनीतिक दलों को तो कोई घाटा नहीं हुआ, परंतु महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भविष्य अधर में लटक गया। महिलाएं यदि चाहे कि बिना आरक्षण के अपने दम पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल कर ले, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि पुरुषों की प्रधानता वाली व्यवस्था में जहां आरक्षण दिए जाने पर ही सम्मति नहीं है, वहां उन्हें प्रतिनिधित्व कौन प्रदान करेगा। जो लोग यह सोचते हैं कि महिलाओं के घरों की चार दीवारियों में ही कैद रहना चाहिए, उनकी मानसिकता संकीर्ण है। ऐसा इसलिए कि महिलाएं भी तो मानव है, उन्होंने भी अपने अच्छे बुरे के संबंध में सोचने तथा विकास करने का अधिकार है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यह सर्वमान्य सिद्धांत केवल पुरुषों के लिए तो नहीं है, महिलाएं भी विवेकशील है और वे भी अपना अच्छा बुरा जानती है। हाँ, इतना अवश्य है कि जिस समाज में इतनी लंबी अवधि तक महिलाओं को दबा कर रखा गया है, वहाँ आरंभ में भी उनके उत्थान के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। जब हमारे देश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए लगातार 50 वर्ष तक आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं। वैश्विक स्तर पर संसद में महिलाओं की उपस्थिति 22.4% है और इस सूची में भारत 140 देशों में 103वें नंबर पर है और भारत की संसद में महिलाओं की उपस्थिति केवल 12% है। भारत से बेहतर स्थिति दक्षिणी सूडान और सऊदी अरबिया जैसे देशों की है। यदि हम सिर्फ एशिया की बात करें, तब भी भारत की स्थिति शोचनीय ही है। 18 देशों में भारत 13वें स्थान पर है। बहुत से यूरोपीय देश जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों जैसे कि मिस्र, इराक तथा नेपाल ने महिला उम्मीदवारों के लिए कोटा निर्धारित किया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन तथा पाकिस्तान में महिलाओं के लिए संसद में सीट आरक्षित है। भारत में वही महिलाएं प्रमुखतः राजनीति में आती है जो शहरों के विशिष्ट वर्ग से है। ग्रामीण गरीब महिलाओं की भारतीय राजनीति तक कोई पहुँच नहीं है। ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए एक दिन भी अपने घरेलू कामों को या अपनी एक दिन की मजदूरी को छोड़ पाना आज भी कठिन काम है। भारत में जहां पर आधी जनसंख्या कुपोषित, अशिक्षित है, जिसके प्रति समाज हमेशा ही पक्षपाती रहा है, यहाँ तक कि जहां पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानुषिक कार्य भी किए जाते हैं, वहाँ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं ने बड़े प्रभावशाली ढंग से स्वयं को सिद्ध किया है। सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बावजूद इन स्त्रियों ने अपने क्षेत्र को विकास की दौड़ में आगे लाकर खड़ा किया है और विशेषतः ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। महिलाएं विश्व की आधी आबादी है। विश्व का कोई देश महिलाओं की प्रतिभा, कौशल तथा उनके अनुभवों को दरकिनार नहीं कर सकता है। कोई भी संस्था जहां पर महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व न हो, वह कभी भी महिलाओं के हित में निर्णय ले ही नहीं सकता है। यद्यपि पिछले लगभग 10 वर्षों में भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है, फिर भी अनुपात में महिलाओं की संख्या अत्यंत कम है। शिक्षा, समानता और सुरक्षा के कारण महिलाओं ने स्वयं को राजनीति में एक सुदृढ़ धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। सामाजिक स्थितियों के सुधार के साथ साथ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और राजनीति जैसे पुरुषसत्तात्मक क्षेत्र में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। जैसे जैसे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उस वर्गों को भी अपने बात रखने का मौका मिलेगा जो अब तक दबे कुचले हैं। ऐसे वर्गों के आगे आने
पर ही महिलाओं के सशक्तिकरण का स्वरूप पूरा हो पाएगा और वे वास्तव में भारतीय समाज का सक्रिय आधा भाग बन पाएगी। महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी 1952 के लोकसभा में 22 सीट थी, जो कि 2014 में 61 हो गई। यह वृद्धि 36% है। हालांकि लैंगिक भेदभाव अभी भी व्यापक तौर पर मौजूद है और लोकसभा में 10 में से 9 सांसद पुरुष हैं। 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4% थी, जो 2014 में लगभग 11% है, लेकिन यह अभी भी 20% के वैश्विक औसत से कम है। राजनीति में महिलाओं की कम उपस्थिति चिंताजनक है। भारतीय समाज में महिलाओं की कोई स्वतंत्र आवाज़ अभी तक नहीं बन पाई है। राजनीति में महिलाओं का आना किसी निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर वंशवाद और वोट की राजनीति को ही बढ़ावा मिल रहा है। उनका हिस्सा लोकसभा और राज्यसभा में सुनिश्चित होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा समाज को अधिक मानवीय और बराबरी पर आधारित होने के लिए अपरिहार्य है। विधायिका में आरक्षण देने की जगह महिलाओं को शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएँ और समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए कि महिलाएं स्वयं को निर्भीक और स्वतंत्र महसूस कर सकें तथा देश के विकास में सहभागी बन सकें।